नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 पर। अब इस एक्ट को पढ़ने से पहले, इस एक्ट को समझने से पहले हमें जो है इस एक्ट से संबंधित दो डेट्स याद रखनी है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि भाई ये जो ह्यूमन राइट एक्ट है यह हमारे भारत पर इन्फोर्स कब हुआ, कब इसका इन्फोर्समेंट डेट है। तो इसका इन्फोर्समेंट डेट है 28 सितंबर 1993। अब इस डेट को याद कैसे करें, तो बात को समझ लीजिएगा कि आप अपने बेयर एक्ट में इस तरह से बना लीजिए कि देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो संरक्षण शब्द है इसके अंतर्गत ये दो शब्द हैं, रा और शा। अब इन शब्द को अगर हम इस तरह से लिख दें इसके नीचे 28, तो ये जो है ये शब्द 28 की तरह दिखेंगे। तो आपको जो है यह डेट, जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है कब से इन्फोर्स में आया, तो संरक्षण वर्ड जैसे ही आपके सामने आएगा तो आपको ये जो 28 है यहां पर दिख जाएगा और आप इसको याद कर पाएंगे। अब यहां पर हमने जो है यह तो याद कर लिया कि 28 डे को जो है 28 की डेट को जो है यह इन्फोर्स हुआ। अब दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई इसका मंथ कैसे याद करें, तो सिंपल सी बात है, देखिए 1993, अब 1993 में जो 9 है यह हमारे जो मंथ्स हैं उसका 9th मंथ है, मतलब कि 9वां महीना है। तो इससे जो है हम हमारे दिमाग में इसको स्टोर कर लेंगे कि 9th मंथ में, मतलब कि सितंबर में ये लागू हुआ। और उसके बाद 1993 जो है ये तो ईयर का, जो एक्ट का ईयर है वही है, तो सिंपली आप इसको याद कर पाएंगे। तो यहां पर हमने इन्फोर्समेंट डेट याद किया। अब अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की डेट। महामहिम राष्ट्रपति ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस डेट को कंसेंट दी, किस डेट को जो है इस पर सिग्नेचर किए गए, तो यहां पर डेट है 8 जनवरी 1994। अब इस डेट को अब एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि सर ये जो डेट है, हम इस एक्ट को देखें तो ये इन्फोर्स तो जो है पहले ही हो गया, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर बाद में किए, ये कैसे संभव है। तो बात को समझिएगा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू होने से पहले एक ऑर्डिनेंस महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया था, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट को जो है 8 जनवरी 1994 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इसी एक्ट को जो है, इसी ऑर्डिनेंस को जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में इसको मान्य किया था। मतलब कि ये ऑर्डिनेंस जो था यह आगे जाकर जो है एक एक्ट का रूप ले लिया था। तो इसीलिए जो है ये जो इन्फोर्समेंट डेट है, ये इन्फोर्समेंट डेट वही डेट है जिस डेट को यह ऑर्डिनेंस जो है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार कर इसको जारी किया गया था। तो ये ऑर्डिनेंस ही जो है इस डेट को लागू कर दिया गया था। लेकिन बाद में, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद इसको जो है पार्लियामेंट से पास कराकर जो है राष्ट्रपति से फिर से सिग्नेचर कराने होते हैं, उसको जो है एक्ट के फॉर्म में लाना होता है। तो इसके बाद जो है इसको संसद में रखा गया, और संसद में रखने के बाद जब ये संसद से पारित हो गया तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास गया, और फिर प्रेसिडेंट महोदय ने इसको 8 जनवरी 1994 को इस पर सिग्नेचर करते हुए जो है इस एक्ट को 28 सितंबर 1993 से ही लागू हुआ मान लिया था। तो यहां पर यह बात आपको क्लियर हो गई कि इस एक्ट के अंतर्गत ये डेट जो है आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात और समझिएगा कि हमें अगर ये 8 जनवरी 1994 का डेट याद करना है तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिएगा ट्रिक समझिएगा। यहां पर आप 1993 को आप लिख लीजिए। अब इस जो डेट है या इस ईयर है, इसी से हम ये याद कर लेंगे कि 8 जनवरी 1994 को ये एक्ट पारित किया गया था। तो देखिए यहां पर इसको ऐसे लगभग टिक कर लीजिएगा कि 1 को आगे वाला और पीछे 3 को। अब हम इसको कैसे याद करें, देखिए 1 से तो आपको निकल आएगा कि मंथ आ गया, जनवरी मंथ में है, और 3 में एक 3 ऐसा है और एक रिवर्स 3 बना लीजिए। तो आपको जब इस तरह से 3 बनाएंगे, आप अपने बेयर एक्ट में इस तरह से बना लेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो यहां पर 8 जनवरी आपको मिल गया। फिर आपको जब जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं यहां पर आपको समझ में आ जाएगा
कि ये एक्ट जो है इनफोर्स पहले हो गया था, प्रेसिडेंट ने बाद में सिग्नेचर किए, तो एक साल आप लोग बढ़ा लीजिएगा, मतलब 93 की जगह 94। तो इस तरह से जो है आप इस डेट्स को याद कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं, यहां पर हमने डेट्स को देख लिया। इस एक्ट को समझने के लिए, इस एक्ट को याद करने के लिए हमें जो है इसकी उद्देश्य का, सबसे पहले जो है इसका जो प्रियम्बल है या उद्देश्य का है उसको हमें समझना चाहिए, जब हम जाकर इस एक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसकी उद्देश्य का क्या कहती है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए तथा उससे संबद्ध या उनसे अनुसांगिक, अनुसांगिक मतलब मानव अधिकारों से जुड़े हुए विषय, उनसे अनुसांगिक मामलों के लिए राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का गठन करना, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करना और मानव अधिकार न्यायालय का गठन करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया है। मतलब कि जब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे तो हमें जो है यह 3 एक्ट या 2 आयोग और एक न्यायालय, इनके गठन के संबंध में यहां पर हमको प्रावधान मिलेंगे। और इसी के अंतर्गत जो है ये जो पूरा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, जिसके अंतर्गत 8 चैप्टर है, 8 जो है अध्याय हैं और 43 सेक्शंस हैं। तो यहां पर ये जो 43 सेक्शंस हैं ये हमें 8 चैप्टर में बटी हुई मिलेंगी और ये 8 चैप्टर जो है इन्हीं 3 बिंदुओं पर, इन्हीं 3 जो है इनसे संबंधित ये 8 एक्ट हमको मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर कि ये जो एक्ट है इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसकी उद्देशिका में ये 3 बातें बताई गई हैं। अब हम जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें यह दिमाग में रखते हुए कि इसमें ये 3 बातों का उल्लेख है, एक राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय का उल्लेख है, इसी के आधार पर इन सेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसका हम अगली स्लाइड में स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। मित्रों, अब हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी संरचना को समझते हैं। बात को समझिएगा, किसी भी अधिनियम का अध्ययन करने से पहले जो है हमें उसके स्ट्रक्चर को समझ लेना चाहिए, उसकी संरचना को समझ लेना चाहिए, जिससे कि जब हम इसके प्रोविजंस को याद करें, इनके प्रोविजंस को समझें, तो हमें वह अच्छे से समझ में भी आए और याद भी हो जाए। तो यहां पर जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बात को समझिएगा कि यहां पर 43 सेक्शंस हैं और ये 43 सेक्शन जो है टोटल 8 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पर ये जो 8 चैप्टर्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है, इनको किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, इसको समझेंगे। तो यहां पर हमने इन 8 चैप्टर्स को जो है 6 पार्ट में, 6 भागों में विभक्त किया है, जिससे कि हमें इनकी जो व्यवस्थित इनको किया गया उसको समझ पाए। अब हम देखते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, जो कि प्रिलिमिनरी बातों के बारे में, प्रारंभिक बातों के बारे में, कि भाई कोई भी एक्ट जब निर्मित किया जाता है तो उसकी सबसे पहले प्रारंभिक जो प्रिलिमिनरी बातें हैं उनको शामिल किया जाता है। तो यहां पर स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो पहला पार्ट है उसमें प्रारंभिक बातें। अब यहां पर जो प्रिलिमिनरी पार्ट है इसमें केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, जो प्रावधान करता है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। और इसी के साथ साथ इस एक्ट के अंतर्गत जो परिभाषाएं दी गई हैं, जो डेफिनेशंस दी गई हैं, जो विशेष शब्द हैं जिसका उपयोग जो है इस एक्ट में कुछ विशेष अर्थ के साथ किया जाना है, उन शब्दों की परिभाषा जो है प्रिलिमिनरी पार्ट में, प्रारंभिक भाग में उल्लेखित की गई है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है यह बताता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन के संबंध में। बात को समझिएगा, हमने अभी आपको बताया कि मानव अधिकार अधिनियम का जो उद्देश्य है वो क्या है, मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए, बेहतर उसके संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करना, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करना और इसी के साथ साथ मानव अधिकार न्यायालय का गठन करने से संबंधित ये एक्ट जो है निर्मित किया गया है। तो यहां पर जो सेकंड पार्ट है प्रिलिमिनरी पार्ट के बाद, वो जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में है, जिसके अंतर्गत टोटल 3 चैप्टर्स हैं, 3 अध्याय हैं, जिसमें अध्याय 2 जो चैप्टर सेकंड है ये प्रावधान करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन, ऐसे गठन के बाद उसमें जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी और इससे संबंधित अन्य बातें। फिर इसके बाद जो चैप्टर 3 है ये प्रावधान करता है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके कर्तव्य क्या होंगे,
वो किन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। और फिर इसके बाद जो चैप्टर 4 है वह उस प्रक्रिया को बताता है जिस प्रक्रिया के तहत जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने कृत्यों को निष्पादित करेगा, अपनी कार्रवाई को करेगा। तो यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंतर्गत 3 चैप्टर्स है जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में प्रावधान करते हैं। फिर इसके बाद जो पार्ट थर्ड है जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में प्रावधान है कि भाई राज्य मानवाधिकार जो है यह कैसे कार्य करेगा, इसका गठन कैसे होगा, इन सब के बारे में पार्ट थर्ड के अंतर्गत प्रोविजंस है, जिसमें केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर 5, जो प्रावधान करता है राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का, ऐसे गठन के बाद उसके अंदर जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति का और उनसे संबंधित अन्य प्रावधान, जो कि धारा 21 से लेकर सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 29 तक प्रोवाइडेड है। अब यहां पर एक बात और है कि मान लीजिए कि ये गठन कर दिया राज्य मानवाधिकार आयोग का, सब कर दिया, अब इसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के कृत्य क्या होंगे, शक्तियां क्या होंगी, प्रक्रिया क्या होंगी, इसके संबंध में प्रावधान जो है सेक्शन 29 करती है। सेक्शन 29 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है धारा 9, धारा 10, धारा 12 से लेकर 18 तक के उपबंधों का उपयोग कर सकता है, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कृत्य और शक्तियों के संबंध में है और प्रक्रिया के संबंध में। तात्पर्य यह है कि राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं कृत्यों को, उन्हीं शक्तियों का उपयोग कर सकेगा और उसी प्रक्रिया का उपयोग कर सकेगा जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है। तो यहां पर हमने ये पार्ट थर्ड देखा। अब इसके बाद जो पार्ट फोर्थ है जिसके अंतर्गत जो है मानव अधिकार न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि चैप्टर 6 है। अब इसमें जो है चैप्टर 6 में केवल 2 धाराएं हैं, धारा 30 और 31, जो कि मानव अधिकार न्यायालय के संबंध में प्रावधान करती हैं और इसी के साथ साथ जो है मानव अधिकार न्यायालयों के अंतर्गत जो अभियोजन अधिकारी हैं उनके संबंध में प्रावधान जो है ये चैप्टर करता है। तो इस चैप्टर को जो है हमने पार्ट 4 में रखा है। फिर इसके बाद पार्ट 5 जो कि बात करता है ऑडिट के संबंध में कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कृत्य करेंगे, जो अपने कार्य में वो एक्सपेंसेस करेंगे, उनका ऑडिट, उनका लेखा परीक्षण जो है कैसे किया जाएगा, उनके अकाउंट्स कैसे रखे जाएंगे, इसके बारे में जो है चैप्टर 7 प्रोवाइड करता है। अध्याय 7 जो है प्रावधान करता है, जिसमें धारा 32 सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 35 तक के प्रोविजंस हैं, जो ऐसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के ऑडिट के संबंध में, उनके अकाउंट्स के संबंध में प्रावधान करते हैं। फिर इसके बाद जो है लास्ट जो हमारा पार्ट है जिसमें चैप्टर 8 जो कि मिसक्लेनियस बातों के बारे में है, जो कि विविध बातों के बारे में, ऐसे विषय जिनके संबंध में इस एक्ट में प्रोविजन करना आवश्यक है और उन विषयों को, उन प्रावधानों को किसी चैप्टर के साथ व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, तो उन सभी प्रावधानों को जो है यहां पर विविध में, मिसक्लेनियस में शामिल किया गया है, सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 43 तक। तो यहां पर हमने जो है इस एक्ट के स्ट्रक्चर को देखा। अब यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन राइट एक्ट में पार्ट्स नहीं दिए हैं, वहां पर केवल चैप्टर्स और सेक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने इन 43 सेक्शंस को और 8 चैप्टर्स को जो है इन 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे कि हमें इसके स्ट्रक्चर की जानकारी हो जाए, इस एक्ट के स्ट्रक्चर को हम समझ पाए। अब हम देखते हैं आगे के प्रावधान। मित्रों, अभी हमने देखा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे जो है इस अधिनियम में जो 8 चैप्टर्स हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया गया है, जो सेक्शंस हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया गया है, इसको हमने स्ट्रक्चर के तहत समझा। अब हम देखते हैं इस अधिनियम का जो चैप्टर फर्स्ट है, अध्याय 1 है, जो प्रावधान करता है प्रारंभिक उपबंधों के संबंध में, प्रिलिमिनरी प्रोविजन से संबंधित। इस चैप्टर में जो है टोटल 2 सेक्शन है, 2 धाराएं हैं, जिसमें धारा 1 जो है सेक्शन फर्स्ट जो है ये प्रावधान करती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार क्षेत्र कितना है और ये अधिनियम कब से लागू होगा, प्रारंभ होगा। तो बात को समझिएगा, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। और इसका जो विस्तार क्षेत्र है, इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत है। अब यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि भाई जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसका जो एक्सटेंशन है, इसका विस्तार क्षेत्र कितना है? तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत है। अब यहां पर एक अमेंडमेंट है 2019 में, इसमें एक परंतु था उपधारा 2 में कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए जो है कुछ विशेष प्रावधान थे, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है अब आर्टिकल 370 का प्रभाव समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर जो है उसके संबंध में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब वह राज्य जो है जम्मू कश्मीर जो है भारत में उसी प्रकार से है जैसे कि हमारे अन्य राज्य एवं जो टेरिटरीज हैं, उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर भी है। तो यहां पर जो है इसको ध्यान रखिएगा कि उपधारा 2 में जो परंतु जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में प्रावधान करता था अलग से, उसको जो है 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू जो है ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तात्पर्य यह है कि अब जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, यह संपूर्ण तरीके से किसी भी किंतु परंतु के बगैर जो है जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण भारत पर लागू है। तो यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद हम देखें उपधारा 3 के अंतर्गत जो है प्रारंभ की बात की गई है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है कब से प्रारंभ हुआ। तो हम आपको बता चुके हैं कि 28 सितंबर 1993 से जो है इस एक्ट को लागू कर दिया गया था। तो यहां पर हम देखें धारा 1 में जो है यही सारे प्रावधान है। अब हम देखते हैं इस अधिनियम की धारा 2 जो कि परिभाषा खंड है, डेफिनेशन क्लॉज है। इस सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन में जो है टोटल 18 डेफिनेशन है, कुल 18 धाराएं हैं। अब हम यहां पर आपको यह भी बता दें कि हम इन पूरी 18 धाराओं को विस्तार से नहीं देखेंगे तो हम सभी सेक्शंस को, सभी डेफिनेशंस को हल्का हल्का टच करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रूप से उस पर चर्चा हम उन्हीं सेक्शंस पे या उन्हीं डेफिनेशंस पे करेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहां पर जो है टोटल 18 डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन समझिएगा कि जब हमारा अधिनियम बना और जब 2006 में अमेंडमेंट हुआ, उस समय जो है इस अधिनियम में टोटल 15 सेक्शन थे, 15 धाराएं थी। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब अगर हम बात करें कि इस अधिनियम से लागू होने से लेकर 2019 के अमेंडमेंट तक जो है इस एक्ट में जो है टोटल 15 डेफिनेशन थी, 15 डेफिनेशन थी। और इसमें 2019 में जब अमेंडमेंट किया गया तो अब जो है टोटल 18 डेफिनेशन है, 18 परिभाषाएं हैं। तो यहां पर हम जो है सभी परिभाषाओं को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा, पहली परिभाषा है, ए परिभाषा है, ये कहती है सशस्त्र बलों के संबंध में। अब यहां पर बात समझिएगा कि इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं देखने को आया है, पर आप समझ लीजिए इसमें क्या व्यवस्था है। तो इसमें सशस्त्र बलों की परिभाषा में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों से नौसेना, सेना, वायुसेना अभिप्रेत है। मतलब हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जो हमारी थल सेना है, हमारी जो जल सेना है, नभ सेना है, ये तीनों सेनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और इसी के साथ साथ चौथे नंबर पर संघ के जितने भी सशस्त्र बल हैं, हमारे यूनियन के जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, वो सब की सब जो है यहां पर सशस्त्र बलों में शामिल है। जहां कहीं भी सशस्त्र बल शब्द का उपयोग इस अधिनियम में किया गया है, उसका तात्पर्य जो है क्या लगाया जाएगा कि ये जो है शब्द है, यह किसको बतलाता है, किस किस के बारे में बतलाता है? हमारी जो है नौसेना के बारे में, सेना के बारे में, और इसके साथ साथ वायुसेना के बारे में और सशस्त्र बलों के बारे में बतलाता है। तो यहां पर यह बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है, बी नंबर की डेफिनेशन, ये बताती है अध्यक्ष के संबंध में। अध्यक्ष को परिभाषित कर दी है। तो बात समझिएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ जो है राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। अब इन दोनों आयोगों के जो अध्यक्ष हैं, यहां पर अध्यक्ष शब्द के अंतर्गत जो है यह दोनों ही अध्यक्ष जो है यहां पर अध्यक्ष माने जाएंगे। मित्रों, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वह 2019 में अमेंडमेंट के थ्रू जो है इस अधिनियम में जोड़ी गई है।
BA। अब ध्यान रखिएगा कि ये BA डेफिनेशन है, इसको जो है न्यूली एडेड डेफिनेशन है और इसमें जो है मुख्य आयुक्त के संबंध में चीफ कमिश्नर को डिफाइन किया हुआ है। अब बात को समझिएगा कि इसमें क्या बताया गया है कि चीफ कमिश्नर मुख्य आयुक्त से अभिप्रेत है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो भी चीफ कमिश्नर है उसको जो है इस अधिनियम में जहां कहीं भी चीफ कमिश्नर वर्ड आया है वहां पर इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत जो चीफ कमिश्नर है उसको जो है चीफ कमिश्नर माना जाएगा। तो यहां पर ये न्यूली एडेड सेक्शन है, वैसे तो इसमें बहुत कुछ नहीं है लेकिन एग्जाम में अगर, क्योंकि न्यूली एडेड सेक्शन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है C, ये डिफाइन करती है आयोग को, कमीशन को। अब देखिए इस एक्ट में जो है 2 कमीशनों का उल्लेख है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन राज्य मानव अधिकार आयोग। अब यहां पर जब इसको डिफाइन किया गया है C क्लॉज के अंतर्गत, तो आयोग से यहां पर क्या तात्पर्य लिया गया है, तो समझिएगा कि आयोग जो है, जो कि इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, वहां जो है इसको आयोग माना जाएगा। मतलब जहां कहीं भी इस अधिनियम में आयोग शब्द का उपयोग किया गया है वहां पर तात्पर्य उसका क्या लिया जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, है ना। राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए जो है पूरा की पूरा शब्द वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये प्रावधान जो है राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए है। लेकिन जहां पर प्रावधान जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए बताए गए हैं तो वहां पर जो है शब्द आयोग आपको लिखा मिलेगा कि आयोग की यह शक्तियां होंगी, आयोग की यह शक्तियां होंगी, इसका मतलब राष्ट्र मानव अधिकार की यह शक्तियां होंगी। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली डेफिनेशन जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि मानव अधिकार को परिभाषित करती है। बात को समझिएगा कि इस डेफिनेशन से जो है कई बार क्वेश्चन आए हैं, कई बार जो है क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मानव अधिकार की डेफिनेशन। अब यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है एग्जाम में कि भाई मानव अधिकारों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है, किस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है। तो इसको हम कैसे लर्न करें, तो बात को समझिएगा कि इसको जो है डी क्लॉज में जो है परिभाषित किया गया है, डी खंड में परिभाषित किया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो समझिएगा कि भाई 2 तो हमको पता है, धारा 2 में सारी परिभाषाएं और धारा 2 की उपधारा 1 में परिभाषा। बात समझिएगा कि धारा 2 में भी उसकी जो उपधारा 1 है इसमें डेफिनेशंस का उल्लेख किया गया है और जो उपधारा जो है उसमें कुछ डायरेक्शन दिए हैं। मेनली जो डेफिनेशंस है जो उपधारा 1 में है। तो यहां पर इतनी बात हमको याद रहेगी। अब इसके बाद हम कंफ्यूज कहां होंगे, कंफ्यूजन आएगा ABCD में कि भाई A में है, B में है, C में है, D में है, E में है, किसमें है मानव अधिकार की डेफिनेशन। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो समझिएगा। देखिए H से तात्पर्य ह्यूमन राइट, ठीक है, H से तात्पर्य क्या है, ह्यूमन राइट, और D से तात्पर्य है यह जो नंबर है। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि मानव अधिकारों के बारे में जो है HDTV में परिभाषित किया गया, मतलब HDTV है ना, HD टेलीविजन जो होते हैं। तो केवल एक याद करने की ट्रिक्स है नॉर्मली की याद रखने के लिए कि मानव अधिकार मतलब HD। अब इसको ऐसे याद कर लिया तो H से हो गया आपका मानव अधिकार और D से जो है इसका ऑर्डर हमें याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस परिभाषा के कंटेंट्स क्या हैं, इसके मुख्य तत्व क्या हैं। तो यह परिभाषा कहती है कि मानव अधिकार से अभिप्रेत है प्राण का अधिकार। समझिएगा कौन कौन से अधिकार है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्राण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता और व्यक्ति की गरिमा का अधिकार, जो कि ऐसे अधिकार जिनके बारे में संविधान द्वारा प्रतिबुद्धि की गई है, मतलब जिसके बारे में ऐसे अधिकार जो कि प्राण का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, व्यक्ति गरिमा का अधिकार है, और इन अधिकारों के संबंध में जिसको कि संविधान ने गारंटेड किया है वो अधिकार मानव अधिकार है। पहली बात क्लियर हुई। और उसके बाद ऐसे अधिकार जो कि प्राण, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है और उन अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं में समाविष्ट किया गया है, एम्बॉडेड किया गया है, और इन्हें जो है भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय किया जा सकता है। तभी जो है ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार
इस डेफिनेशन के अंतर्गत माना जाएगा। तो यहां पर आपको मीनिंग समझ में आया होगा। मतलब कि वे सभी अधिकार जो कि प्राण के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार और व्यक्ति की गरिमा के अधिकार हैं, ये अधिकारों को मानव अधिकार में कब शामिल किया जाएगा? जब ये अधिकार जो है संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, मतलब इनको संविधान ने गारंटेड किया है, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल है और इनके संबंध में जो है भारत की जो न्यायालय है वह इन्हें प्रवर्तित करा सकती हैं। तो ये जो अधिकार है मानव अधिकार यहां पर माने जाएंगे और इन्हें मानव अधिकार जो है समझा जाएगा। तो यहां पर ये बात आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद जो है अगली डेफिनेशन है जो कि बोलती है ई में मानव अधिकार न्यायालय। तो यहां पर जो है केवल इतना ही उल्लेख है कि जो धारा 30 के अंतर्गत जो मानव अधिकार न्यायालय है उन्हीं को जो है यहां पर मानव अधिकार न्यायालय माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने ई डेफिनेशन तक देखा। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर आगे की डेफिनेशंस क्या हैं। मित्रों, जो अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा इंटरनेशनल कोवेनेंट्स की। अब यहां पर ये डिफाइन की गई है सेक्शन 2(1) के एफ खंड में, चा खंड में। अब इस डेफिनेशन को हमने जो है अध्ययन की दृष्टि से पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इनको जो है बिंदुओं में इसको विभक्त कर लिया है जिससे कि हम इसको याद भी कर पाए और समझ में भी आए। तो क्या कहती है डेफिनेशन? अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा से अभिप्रेत है संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकृत की गई पहले नंबर पर सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, मतलब ऐसी प्रसंविदा जो कि सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा थी जो कि 16 दिसंबर 1966 को अंगीकृत की गई, और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा जो कि 16 दिसंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा को जो है अंगीकार किया गया महासभा द्वारा। इन दोनों प्रसंविदाओं को जो है यहां पर क्या माना गया है? इनको जो है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा माना गया है। और इसी के साथ साथ आगे यह बताया गया है तथा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य, ध्यान दीजिएगा, ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे अभिप्रेत है। मतलब कि यहां पर जो है इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं के संबंध में जो है 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो है वे प्रसंविदाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 16 दिसंबर 1966 को जो है जिसे अंगीकृत किया गया। और इसी के साथ साथ अन्य ऐसी जो है प्रसंविदाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकृत की गई हैं और जिन्हें केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। ऐसी अधिसूचना के तहत जो कोवेनेंट्स हैं, जो प्रसंविदाएं हैं, वो जो है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएं मानी जाएंगी। तो यहां पर जो है ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं हमारी अगली डेफिनेशन जो कि जी नंबर पर है। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है मेंबर्स के बारे में, सदस्यों के बारे में। तो इस डेफिनेशन के अंतर्गत जो सदस्य हैं वो जैसे कि राष्ट्र मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार, ये दोनों आयोगों के जो सदस्य हैं उनको यहां पर इस डेफिनेशन में, जी डेफिनेशन में जो है मेंबर्स माना गया है। तो केवल याद रखने के लिए है, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें। फिर इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है जी ए, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में जो है अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसमें जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या होगा। तो इसमें यह बताया गया है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अभिप्रेत है। मतलब कि जो धारा 3 के तहत, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की धारा 3 के तहत जो आयोग गठित किया गया है उसको जो है यहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माना जाएगा। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि 2019 में लेटेस्ट अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया है, तो एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। वैसे इसमें जो है जैसे कि ये मैंने आपको बताया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर इसके बाद आगे जो है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, इसके बाद जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इन आयोगों की वो धाराएं आप ध्यान रख लीजिएगा जिनके तहत जो है इनका गठन किया गया है, इन आयोगों का गठन किया गया है।
तो यहां पर अगला हम देख लेते हैं। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है एच वाली, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बात करती है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करती है। तो इसके अंतर्गत भी जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत गठित जो आयोग है उसको जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग माना जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद फिर 2019 में एक और डेफिनेशन जोड़ी गई, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। इस आयोग के संबंध में भी जो है यह बताया गया है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की जो धारा 3 के तहत जो आयोग गठित किया गया है उसको जो है यहां पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग माना जाएगा। तो सेक्शन कॉमन है, सभी में धारा 3 आ रहा है। फिर इसके बाद जो है अगली जो डेफिनेशन है आई पर, अब इसको देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे जो है मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कहती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब यहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 338 है, 338 आर्टिकल के तहत जो अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जाति आयोग का जो उल्लेख किया गया है, जो आयोग गठित किया गया है, वहां पर इसको जो है आयोग यहां पर माना गया है। फिर इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो है आईए। अब इसको भी ध्यान रखिएगा, देखिए दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आई भी इंपॉर्टेंट है और आईए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, मतलब एसटी का जो कमीशन है उसके बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या उल्लिखित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 338 के का खंड के अंतर्गत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया वहां पर उस आयोग से अभिप्रेत है। तो इसको भी आप जो है याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो अगला है जिसके अंतर्गत जो है जे वाला पॉइंट, मतलब जे में जो डेफिनेशन दी गई है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग किसको माना जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 में गठित जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसको जो है यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग माना जाएगा। फिर इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है, जैसे कि नोटिफिकेशन कोई अपने को याद नहीं रखना है। फिर इसके बाद प्रिस्क्राइब है, इसको भी अपने को याद नहीं रखना है। फिर इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि पहले एग्जाम में पूछी गई है, पब्लिक सर्वेंट की। तो पब्लिक सर्वेंट्स कौन होते हैं, तो देखिए बात समझिएगा, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में जो है पब्लिक सर्वेंट्स की डेफिनेशन दी गई है, पब्लिक सर्वेंट्स का जो है उल्लेख किया गया है। तो यहां पर भी यही प्रावधान है कि आईपीसी की सेक्शन 21 के अंतर्गत जो पब्लिक सर्वेंट है उनको जो है इस अधिनियम के लिए जो है पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। फिर इसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन है एन वाली, जो कि स्टेट कमीशन की बात करती है। तो स्टेट कमीशन जो है, जो कि इस अधिनियम की धारा 21 के तहत जो स्टेट कमीशन गठित किया गया है, जो है राज्य आयोग गठित किया गया है उसके संबंध में। तो यहां पर जो है इस तरह से हमने जो है टोटल जो डेफिनेशंस हैं, टोटल जो 18 डेफिनेशन है उन सबको हमने देखा। और आपको मित्रों इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो स्ट्रक्चर है, इसकी सेक्शंस और चैप्टर जिस स्ट्रक्चर में डिवाइड किए गए हैं उसको हमने अध्ययन किया, उसको हमने समझा। और इसी के साथ साथ इस अधिनियम का जो चैप्टर फर्स्ट है, जो अध्याय 1 है, उसको हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में देखा। और इसके आगे के चैप्टर जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।